चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसकी एक बार मैं 5 मिनट के अंदर चर्चा करने वाला हूं कि मैंने बेसिकली आपको जो बिजनेस कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट था वो बेसिकली समझा दिया था। अब हम बात कर रहे थे रिवर्स एक्विजिशन की, कि कभी कभार क्या होता है कि लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर दोनों अलग अलग होते हैं, तो उस केस के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। मैं एक बार फिर से आपको एक छोटा सा मोटा सा उसके बारे में ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने वहां पर क्या पढ़ने की कोशिश की थी। जैसे मैंने बोला था कि मान लो ये है मेरे पास ए लिमिटेड और एक है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड क्या किया, बी लिमिटेड को एक्वायर किया। मान लेते हैं इसके पास 10,000 शेयर थे, इसके पास 5,000 शेयर थे। इक्विटी शेयर, इसके पास इक्विटी शेयर। इसकी जो फेयर वैल्यू थी, मार्केट फेयर वैल्यू, वो ₹100 ईच थी। और इसकी जो फेयर वैल्यू थी वो थी @10 ईच। इसने क्या किया, 100% इसका एक्वायर कर लिया। और एक्वायर जो किया था, इसको जो दिया था इन्होंने, ए लिमिटेड इशू बी लिमिटेड इक्विटी शेयर इन द रेशो ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि हम देंगे उसको 100/10, यानी कि 10:1, एक के बदले में 10। अब हुआ क्या देखो, यहां पर ए लिमिटेड के पास कितने शेयर हो गए, एग्जिस्टिंग इसके पास शेयर अवेलेबल थे 10,000। आपको पता है इसको बी लिमिटेड को इशू करना पड़ेगा एक के बदले में 10, तो 5,000 है हमारे पास। किसके पास बताओ, बी के पास शेयर, जिसको हम देंगे एक के बदले में 10, यानी कि 50,000। तो मुझे बताओ बी के पास टोटल कितने शेयर हो गए, 60,000। अब हम इसका परसेंटेज देखें कि भैया चलो ठीक है, बी के ए के पास जो शेयर है 60,000, उसमें ए लिमिटेड के पास कितनी होल्डिंग है, बोलो हाँ है ना। और वहीं देखते हैं बी लिमिटेड के पास कितनी होल्डिंग है, तो हमें पता बी के पास 60,000 है, इसका मतलब इसके पास 10,000 है ओनली फोर। तो टोटल मिलाकर के 60,000 शेयर का ये हिसाब किताब है। जब हम परसेंटेज निकालेंगे इसकी, तो हमें दिख रहा है कि भैया 10/60। तो 10/60 की हम बात करते हैं तो ये है 16.67%। और माइनस कर दो 100 में से, तो 83.33% होल्डिंग इसके पास। अब मुझे एक बात बताओ, अल्टीमेटली कंट्रोल किसके हाथ में है, डी लिमिटेड। मुझे बताओ हाँ या ना। इसका मतलब ये है कि ये कंट्रोलर है या नहीं है, ये कंट्रोलर है या नहीं है, इसका मतलब ये एक्वायरर है। लेकिन स्टैंडर्ड बोलता है कि खरीदा तो ए ने बी को है। इसीलिए यहां पर आपका रिवर्स एक्विजिशन कंसेप्ट आता है कि बोलता है कभी कभार हम किसी एंटिटी को खरीदने जाते हैं, लेकिन ड्यू टू द एक्सचेंज, जब हम एक्सचेंज करने की बात करते हैं शेयर की, तो वहां पर जो पोस्ट कॉम्बिनेशन है, जो पोस्ट कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, या कहें तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, आपकी जो एक्वायरर है, जो लीगल एक्वायरर है, उससे ज्यादा एक्वायरी की, लीगल एक्वायरी की होल्डिंग हो जाती है। इसका मतलब कंट्रोल उसके हाथ में चला गया। ऐसे केस के अंदर आता है आपका रिवर्स एक्विजिशन का कंसेप्ट। बोलो हाँ और ना, क्लियर है कहानी तक। तो यानी कि मैंने यही बताया था आपके लिए, यही चीज लिखाई थी। तो मैंने बोला सबसे पहले आप निकालोगे कि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इन पोस्ट कॉम्बिनेशन शेयर के हिसाब से। ऊपर मैंने आपको यहां पर देखो कुछ बातें लिखाई, देखो, कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, परसेंटेज इक्विटी शेयर लीगल एक्वायर इज मोर देन लीगल एक्वायर, अकाउंटिंग लीगल एक्वायर इज मोर देन लीगल। बेटा देखो, इसको चेंज करो थोड़ा सा। परसेंटेज इक्विटी शेयर ऑफ लीगल एक्वायर इज मोर देन, इसको अकाउंटिंग एक्वायर करो आप। अकाउंटिंग एक्वायर इज मोर देन लीगल एक्वायर, ठीक है ना। इसको करो लीगल एक्वायर, क्लियर है। ये अकाउंटिंग एक्वायर है और लीगल एक्वायर है। फिर करना, पीसी निकालना है आपको। मैंने बोला था ये हाइपोथेटिकल निकलेगा, इसकी मैंने बता भी थी कि हाइपोथेटिकल निकलेगा, इसको ध्यान रखना है। और लास्ट में निकालोगे क्या आप,
बार्गेन परचेज गुडविल एज यूजुअल, जैसे आप निकालते हुए आए वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बस एक जो समस्या है वो जो आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से देखना है क्या है। ठीक है, चलिए। अब इसे थोड़ा मैं एक क्वेश्चन के थ्रू या एग्जांपल थ्रू इसको समझाऊंगा। और कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल और आएगा कि सर हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। मैंने बोला कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार टॉपिक खत्म हो देन उसके बाद इस पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं कोशिश रहेगी मोस्ट प्रोबेबल कि हम उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी आप जो कंसेप्ट है कंसेप्ट पर ध्यान दो, क्योंकि क्वेश्चन निकालना बेहद आसान काम होता है, पहले कंसेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। चलिए, आइए एक छोटा सा एग्जांपल देखिए और यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। लिखिए एग्जांपल। कौन से नंबर का है मुझे नहीं पता है, वो ऊपर देख लेता हूं मैं। ये जो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग दी थी मैंने आपको, 4 नंबर का है। इलेस्ट्रेशन नंबर 4। लिखिए इसके अंदर करंट असेट्स, करंट असेट्स यहाँ पर ए लिमिटेड, यहाँ पर है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड की जो है मेरे पास 500 की, और बी लिमिटेड की जो दे रखी मेरे पास है 700 की। यहीं पर दे रखी नॉन करंट एसेट्स 1300 की, और यहाँ दे रखी 3000 की। इसके अलावा रिटेन्ड अर्निंग दे रखा है, रिटेन्ड अर्निंग दे रखी है मेरे पास 800 की, यहाँ पर है 1400 की। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास यहाँ दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ लिखो 100 शेयर, यहाँ लिखो 60 शेयर। इसकी 300 की बर्थ है, और यहाँ आएगी 600 की बर्थ, 600 की वर्थ है। करंट लायबिलिटी दे रखी है कितनी बताओ, 300 की, 600 की। नॉन करंट लायबिलिटी है 400 की, और यहाँ पर है 1100 की। इनका टोटल कर लो, ये आएगा 1800, ये आएगा 3700। यहाँ पर भी टोटल कर लो आप, ये आएगा 3700 1800 का। एक तरह की बैलेंस शीट हो गई आपकी। ठीक है, बैलेंस शीट हो गई आपकी तरीके। चलिए नीचे लिखो, नीचे लिखो एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या हो गया इसको, हैंग कैसे हो रहा है सिस्टम आज? पेज साथ ज्यादा बड़ा हो गया है। लिखिए इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखो। ए लिमिटेड पहला है, ए लिमिटेड एक्वायर्ड ऑफ बी लिमिटेड, ब्रैकेट लिख लो 100%, बाई स्वैप रेशो इज 2.5:1। पॉइंट नंबर 2, फेयर वैल्यू ऑफ
बी लिमिटेड या शेयर्स कर लो। शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड एज ₹16 एंड बी लिमिटेड एज ₹40 ईच। पॉइंट नंबर थर्ड लिखो। फेयर वैल्यू ऑफ पीपी ऑफ ए लिमिटेड एज ₹1500 फॉर फेयर वैल्यू ऑफ अदर assets and liability of A Limited is at same. Prepare consolidated फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या कंसोलिडेट फाइनेंशियल का मतलब बैलेंस शीट करो यहाँ पर, क्योंकि 103 बैलेंस शीट ही बनती है, तो मैं यहाँ पर बेसिकली बैलेंस शीट की ही बात करूंगा। कंसोलिडेट बैलेंस शीट। ठीक है। अब एक एक स्टेप को ध्यान से देखते चलना, क्योंकि मैंने इससे पहले लेक्चर के अंदर आपको इन डेप्थ में समझाने की कोशिश की थी कि रिवर्स एक्विजिशन लगता कब है और क्या होता है। ठीक है। इससे ऊपर जो एग्जाम्पल है वो देखा रखा होगा आपके लिए। ठीक है। चलिए बताओ, सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीगल एंड अकाउंटिंग एक्वायरर। अकाउंटिंग एक्वायरर। अब बात को बड़े ध्यान सुनना, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक है ए लिमिटेड, ये है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, इसने इसको एक्वायर किया है। एक्वायर किया 100%। इसके पास नंबर ऑफ जो शेयर हैं वो है 100। इसके पास नंबर ऑफ जो शेयर हैं वो है 16, सॉरी 60। अब ये क्या कर रहा है, इसको एक्सचेंज में दे रहा है, कि बोल रहा है कि देखो हम दे रहे 2:5:1, रेशो दे दिया। ये एक्सचेंज रेशो दे दिया इसने। अब एक्सचेंज रेशो मतलब है इशू टू बी लिमिटेड। बताओ बेटा कितना? 60 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइड बाई 1। बताओ कितना आया? बोलो कितना आया? 60 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 150 का। तो यानी कि 150 जो शेयर है ये इशू कर रहा है। तो मुझे बताओ, मुझे बताओ, ए लिमिटेड के पास, ए लिमिटेड एग्जिस्टिंग शेयर कितने थे इसके पास? 100। और बताओ प्लस इशूड टू बी लिमिटेड कितनी की? बताओ 150 निकाला हमने, तो 250। तो मुझे बताओ होल्डिंग, होल्डिंग कितनी हो गई? सर 100 थे 250 में से। और मुझे बताओ बी लिमिटेड के पास होल्डिंग कितनी, बी होल्डिंग कितनी है बताओ? सर 150 है आउट ऑफ 250 में से। तो मुझे बताओ इसका कितना, इसका कितना? 150 है 250 में से, तो 60% तो इसके पास है और 40% इसके पास है। अब मुझे सिंपल सा इतना बता दो कि भैया कंट्रोल किसके हाथ में आया? बोलो, कंट्रोल किसके हाथ में आया? क्लियर है यहां तक कहानी? ऊपर नीचे लिखो, अब नीचे लिखो। तो देख ले क्यों माथा खा रहा है, क्यों हैंग हो रहा है?
इन द above case, legal acquirer and accounting acquirer are different. Legal acquirer is A limited, but accounting acquirer is B limited because percentage of holding in post combination is high. ठीक है ना? एज पर इंड एस 103 कंबाइंड बैलेंस शीट एज पर होल्डिंग। अब यहां पर क्या हुआ एक्चुअली में, कंबाइंड कैसे बने बताओ। यहां पर ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है। अब समझा रहा हूं आपके लिए। इसकी पहले क्या करते थे, इसको कंबाइन करते थे, इसकी फेयर वैल्यू लेते थे और इसकी बुक वैल्यू लेते थे। बोलो हाँ ना? अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका सिचुएशन बदल जाएगा। अब सिचुएशन बदल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अभी भी कंसोलिडेट बनाएंगे किसकी बुक में बताओ। अभी भी कंसोलिडेट बनाएंगे हम ए लिमिटेड में ही, लेकिन अकाउंटिंग का तरीका बदल जाएगा। पहले हम बी लिमिटेड की फेयर वैल्यू लेते थे, ए लिमिटेड की हम क्या लेते थे, बुक वैल्यू। अब यहां पर ए लिमिटेड की फेयर वैल्यू लेंगे, बी की लेंगे बुक वैल्यू। ठीक है ना? चलिए, ठीक है। तो ये जो पूरा वर्किंग है ना, इसको नीचे दिखा सकते हैं हम लोग। इसको हम नीचे कैसे दिखा सकते हैं वो देखो। मैं क्या नाम दिया था इसका, कुछ नहीं दिया ना। अब लिख लो नीचे आराम से। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इन पोस्ट कॉम्बिनेशन। अब ये कोई भी बच्चा ये सवाल मत करना कि सर समझाओ क्या चल रहा है। इससे पहले लेक्चर में मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, तो इसलिए यदि किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा उसको देखें आप। ए लिमिटेड परसेंटेज होल्डिंग 100, 250, 40%। बी लिमिटेड परसेंटेज होल्डिंग 150 डिवाइड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100। देयरफॉर सॉरी, अकाउंटिंग एक्वायरर इज बी लिमिटेड। ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, फिर मैंने बोला था इस केस में आप हाइपोथेटिकल पीस निकालोगे इन प्रोपोर्शन ऑफ पोस्ट कॉम्बिनेशन परसेंटेज में। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडर, इसी को ध्यान से देखना है, बस समझना है। वैसे मैंने लिखा तो दिया था पूरा, फिर भी एक बार समझ लो। मुझे बताओ यहां पर कैसे निकलेगा। नंबर ऑफ शेयर इन परसेंटेज ऑफ पोस्ट कॉम्बिनेशन। आपने देखो 60 शेयर ले रखे हैं, एग्जिस्टिंग में 60 है बी लिमिटेड के, और पोस्ट कॉम्बिनेशन परसेंटेज 60। तो मुझे बताओ 100 पर कितना होगा। 100 शेयर। स्टैंडर्ड बोलता है कि पीसी बताओ कितना आएगा।
पीसी इन नंबर ऑफ शेयर। कैसे आएगा देखो, स्टैंडर्ड बोलता बहुत आसान कैलकुलेशन है। सिस्टम हैंग हो रखा, पता नहीं क्या है। पीसी इन शेयर, पीसी इन शेयर। स्टैंडर्ड बोलता देखो आपके पास पोस्ट कॉम्बिनेशन के परसेंटेज के हिसाब से या पोस्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपके पास नंबर ऑफ शेयर होने चाहिए 100, लेकिन आपके पास 60 है, इसका मतलब 40 आपने सामने वाली पार्टी को दिए होंगे। बोला कि आपके पास पोस्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से 100 शेयर होने चाहिए, लेकिन आपके पास अभी जो एक्चुअल में 60 है, इसका मतलब 40 आपने उसको दे दिए होंगे। इसी को बोला जाए पीसी। तो लिखो अमाउंट ऑफ पीसी। पीसी कौन दे रहा है अब? बी दे रहा है, ए नहीं दे रहा, बी दे रहा है पोटेंशियली। 40 है और उसकी वैल्यू है शेयर की 40, तो हो गया 1600। यहां किसी को दिक्कत हो पूछ लो आराम से, मैंने आपको देखो क्वेश्चन लिखा है बाकायदा कि भैया उसके शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी बताओ बेटा? 40। ठीक है, उसके शेयर की वैल्यू कितनी है? 40। तो बी दे रहा है यहाँ पर। एक्चुअली में ए बी को देगा अभी भी, ठीक है ना, बट यहाँ पर हाइपोथेटिकल है क्योंकि रिवर्स एक्विजिशन का केस है ये। चलिए स्टेप नंबर थर्ड। आज पता नहीं क्या हैंग हो रहा है सिस्टम के चक्कर है। स्टेप नंबर थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। गेन ऑन बार्गेन परचेज, देखिए तो सिंपल सा है, हमारे पास पी सिर्फ पता ही है। कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स ऑफ ए लिमिटेड, याद रखना ए लिमिटेड निकलेगा, ए लिमिटेड निकलेगा यहाँ पे। बताओ कितना है? तो फेयर वैल्यू ऑफ नॉन करंट असेट्स है हमारे पास 1500, प्लस करंट असेट्स है हमारे पास 500, टोटल हो गया 2000। लेस कर देंगे यहां से आउटसाइड लायबिलिटी, तो करंट प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट जाओ फटाफट से। ये 700, तो 1300। अब क्या करो बताओ, या इसको हटा दो एक बार के लिए। लेस कर दो, लेस कर दो परचेज कंसिडरेशन। कितना? 1600। ज्यादा दिया आपने, बताओ ज्यादा दिया कम आया है। तो आगे गुडविल 300 का, गुडविल आ गया 300 का, गुडविल आ गया 300 का। ठीक है, अब बैलेंस शीट बना लो एक बार फटाफट से। पता नहीं आज हैंग क्यों ज्यादा हो रहा है सिस्टम। सिस्टम नहीं हो रहा, ये नोट वन नोट हो रहा है इसका। नए पेज चक्कर में ऐसा हो रहा होगा। स्टार्ट द प्रोग्राम। ये आ गई गुडविल 300 की। अब बैलेंस शीट बनानी है हमें यहाँ पर।
देखिए बैलेंस शीट, कंबाइंड बैलेंस शीट, यहां पर लेंगे असेट्स। असेट्स में पहला है नॉन करंट असेट्स, हमें पता कितने का बताओ। यहाँ पर देखो एक है ए लिमिटेड और एक है बी लिमिटेड, आपको पता है यहाँ पर मैं ए लिमिटेड लूंगा फेयर वैल्यू और बी लिमिटेड बुक वैल्यू, इसका याद रखना, ठीक है ना। तो इसकी 1500 थी, प्लस उसका कितना था बताओ। बी लिमिटेड बुक वैल्यू कितनी है? 3000। इसकी है पीपी। 3000 दिखा रहा है इसमें तो। 3000। 3000। 3000। तो कितना हो गया? 4500। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था, मैंने इसको हटा दिया यहाँ से। एक और पता, गुडविल भी क्रिएट हुई है 300 की। करंट असेट देखो कितनी है, करंट असेट्स हैं, दोनों सेम है, बुक वैल्यू है। करंट असेट्स की फेयर वैल्यू तो है नहीं है। 1200। 1200 टोटल हो जाएगा। इक्विटी, इक्विटी में देखो क्या है, रिवर्स के केस में चाहो टोटल कर दो आप 600 प्लस 1600, चाहो तो इसके 1600 दो पार्ट कर दो, कुछ फेस वैल्यू और कुछ कर दो आप सिक्योरिटी प्रीमियम, और चाहो दोनों को एक साथ ले जाओ, ठीक है ना। आपको रिवर्स एक्विजिशन अलाउड है ये। तो 2200। अदर इक्विटी, अदर इक्विटी ओनली फॉर किसका आएगा बताइए आपको। नॉन करंट लाइबिलिटी 1500 है और करंट लाइबिलिटी 900 है। यहां पर भी 6000 है और यहां पर भी 6000 है। नोट कर लो फटाफट से, किसी को दिक्कत हो तो। किसी को दिक्कत हो नोट कर लो फटाफट से। स्टडीमेट में और 5 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। अभी एक बार कंसेप्ट की क्लियरिटी कर लेते हैं, देन उसके बाद 3 4 घंटे का एक लेक्चर ले लेंगे संडे को, और उसमें आपके जितने भी 103 से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल उनको कोशिश करेंगे खत्म करने की। अभी कंसेप्ट पर है, क्योंकि कंसेप्ट की क्लियरिटी में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आप ये फॉर्मेटिंग लेकर चलोगे, डेफिनेटली आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। ये सारे के सारे कार्यक्रम मैं ओनली फॉर एक्वायरर के हिसाब से कर रहा हूँ, अभी एक्वायरी के हिसाब के नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर उससे बाद थोड़ी बात आपको और समझ में आएगी। चलिए देखो, आपका बेसिकली इंडेस जो आपका आईएफआरएस 3 है वो खत्म हो गया। अभी हम अपेंडिक्स की बात करेंगे इसके आगे। क्या होता है कि जब हम 103 पढ़ रहे होते हैं, तो हम बात एक तो करते हैं एक्वायरर में। तो जितनी भी मैंने अभी आपको ट्रीटमेंट सिखाया वो सारा की सारा कवर किया है मैंने ओनली फॉर किसका बताओ, एक्वायरर का। एक होता है एक्वायरी। एक्वायरी के केस में दो प्रोबेबिलिटी हैं। एक तो जो एंटिटी है सामने वाली, वो या तो डिजॉल्व होगी हो, या कहे तो लिक्विडेट होगी हो, और दूसरी नो लिक्विडेट। यदि ये एंटिटी लिक्विडेट हो गई है तो आपको पता है रियलाइजेशन के थ्रू एंट्री होंगी।
यदि एक्वायरी की बुक्स में एंट्री पूछता है आपका स्टैंडर्ड के क्वेश्चन के अंदर, तो ध्यान रखना सारी की सारी एंट्रियां रियलाइजेशन के थ्रू होंगी, जो मैंने आपको एक भी क्वेश्चन अभी नहीं कराया है। मैंने क्या बोला है, 103 में एंट्रियां है वो एक्वायरर है और एक्वायरी है। बेसिकली हमारा 103 कहें तो आईएफआरएस 3 इसके बारे में बात करता है कि एक्वायर क्या ट्रीटमेंट डाल रहा होगा, हम उसी की बात कर रहे होते हैं। एक्वायरी के केस में अभी मैंने बिल्कुल कोई चर्चा नहीं की है, ना ही हमने भी उसको पढ़ने की कोशिश भी की है, लेकिन ध्यान से सुनो मेरी बात को। जब हम एक्वायरी की बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना कि ए लिमिटेड है एक, तो मैं समझा रहा हूं ओनली फॉर ध्यान सुनना, क्योंकि अपेंडिक्स में कल स्टार्ट करूंगा। एक है ए लिमिटेड, एक है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने क्या किया, बी लिमिटेड के 100% शेयर ले लिए, 100% शेयर ले लिए। इसका मतलब इसने सब्सिडी बना लिया। इसका मतलब ये भी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, बोलो है ना, और ये भी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, बोलो यस और नो। दोनों एंटिटी अभी भी क्या कर रही हैं, अपना अपना एग्जिस्टेंस लेकर के काम कर रही हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब ऐसा होता है तो हम सिंपली जो हम एंट्रियां किए हैं, जो हमने 103 की एंट्री की एक्वायर, वो तो अभी यहीं पर भी होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो इंटरेस्ट सिखाई वो यहां सिखाई है। लेकिन जब बात करते बी लिमिटेड की, तो बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो ये ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट की रिकॉर्डिंग कर देगा। क्या कर देगा बेटा, ये इन्वेस्टमेंट की रिकॉर्डिंग हो जाएगी इनके अंदर। क्लियर है। अब दूसरी बात क्या होता है कि दूसरा केस ऐसा भी पॉसिबल है कि ये ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है। बी लिमिटेड इसके अंदर अब्जॉर्ब हो गई वो, मतलब कहें तो यहां पर बी लिमिटेड क्या हो गई, लिक्विडेट हो गई, बोलो है ना, लिक्विडेट हो गई। तो लिक्विडेट हो गई तो आपको इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। और वो होगा रियलाइजेशन के थ्रू। किसके थ्रू बेटा, एक क्वेश्चन कराऊंगा डेफिनेटली, लेकिन अभी मेरे चर्चा का विषय ये नहीं है, इसलिए इसको मैं नहीं ले रहा हूं। अभी मैं अपेंडिक्स की जब बात करूंगा तो वहां पर डेफिनेटली मैं इन केस के बारे में बात करूंगा, जो नॉर्मल एक उसकी बात करूंगा। आपके रिवर्स एक्विजिशन ऐसा केस बनता नहीं है, तो वहां की मैं बात नहीं करूंगा। तो ये चीजें हैं जो आपको दिखाई देंगी, और इसके बारे में चर्चा मैं करूंगा कल। तो मिलते हैं आपको अपेंडिक्स के साथ, क्योंकि आपका आईएफआरएस 3 का जो कंटेंट था वो हो गया तक खत्म। दो ही केस होते हैं, एक नॉर्मल एक्विजिशन, दूसरा होता है रिवर्स एक्विजिशन। दोनों के क्वेश्चन की भरमार अभी नहीं लेंगे, अभी क्वेश्चन सीट उठाई नहीं हम लोगों ने। जब क्वेश्चन आएंगे, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, जिनमें करीबन 5-7 क्वेश्चन उठाएंगे जो मोटे मोटे हैं, क्योंकि पूरा नहीं करा पाएंगे, दिक्कत बढ़ जाएगी। अब अपेंडिक्स करेंगे बेटा स्टार्ट कल की क्लास में, और आप बने रहिए ऐसे ही, ठीक है। थैंक यू सो मच आपके लिए।